आरिफ हमीद भट्टी साहब 4 दिन हो गए जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने हुए। अभी तक उनकी कैबिनेट पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ जमातें जो है सोच रही हैं। क्या वजह है कि ज़ाहिर है ये तो इतने अरसे से तैयारी कर रहे थे ये सारी जमातें मिलके कि इनको गिराना है, लग भी रहा था गिरा देंगे। क्या वजह है कि कैबिनेट नहीं बन पा रही? अच्छा, तो डॉक्टर साहब मैंने तो पहले कहा ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कैबिनेट एक दूसरे के दुश्मन थे। आप अभी थोड़ी सी बात मेरा भाई इरशाद भट्टी अखलाकियात की कह रहा था। भाई जब ये इलेक्शन हुए मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान कहते थे ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टरों ने धांधली कराई है, खलाई मखलूक ने, इसमें बैठना भी हराम है, ये जाली असम्बली है, ये डाकू है। आज जब वज़ारत उज़्मा इनको मिली तो वो जाल साजी सारी हलाल हो गई। अगर 2018 में मैंने मान लिया धांधली हुई थी इनके मुताबिक, मुझे बताए वो ही अरकीन असम्बली है ना, तो अब ये हलाल हो गई, अब हलाई मखलूक अच्छी हो गई। मैं कहता हूं जो फौज के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान दुश्मन है। एज अदारा फौज को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जो भी ट्रेंड चलाता है ये तो गंदे आंडे हैं जो मेरे मुल्क के खिलाफ है, कोई भी है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, अखलाकियात की बात ना करें यहां। मैंने कहा ये मौलाना फजलुर रहमान के क्लिप्स निकालें, ये जाली है, खलाई मखलूक है। क्या कर रहे हैं कि मैं कोई डाका मारे, दूसरा आपका दोस्त उसका डाका जायज, और मेरी खा भी खा नहीं लगती है आपको। खुदा का करो डॉक्टर साहब, ये कंपनी नहीं चलनी। अमेरिका ने रजीम चेंज कराया है। जो लोग कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं होती, मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ लंदन, मदीने और मक्का शरीफ में, मैंने एक दफ़ा रोज़ा भी उनके साथ खोला, कह रहे थे मैं खुदा को सामने मदीने वाले के सामने कि मैं कोई एग्रीमेंट करके नहीं आया। तो कुछ अरसे बाद सऊदी सफ़ीर ने लेटर लिखा दिया था ये एग्रीमेंट है 10 साल का। मेरे भाई इनसे अखलाकियात क्या करते हो? इनकी गुफ्तगू ना सुनो। गुफ्तगू अच्छी दीवारों भी लिखी कर रही होती है, उनकी भी इज्जत करते। इनका अमल देखो, जो अमल अच्छा करता है, सच बोलता है, हराम नहीं खाता। अच्छा, ये कंपनी जो नहीं चलेगी और किसी एजेंडे को नहीं करता। भट्टी साहब जल्दी से ब्रेक से पहले, कंपनी नहीं चलेगी लेकिन कितनी देर ये होगा कि चलेगी? नहीं, कितनी देर लगेगी इसको ना चलने को वाज़ेह होने में? अभी तो 4 दिन हुए, 5 दिन। जितनी देर जिसने बनाई है उतनी देर वो चलाएंगे। गिरती गिराती डिगती गिराती। इमरान खान को भी आप पहले दिन से नहीं ना असम्बली मान रहे थे, 3.5 साल चल गई भाई, वो चल गई ना। अब जो लाए वो ले जाएगा जब तक चाहेंगे। ये छोड़े, इस पाकिस्तान में ना बड़ी खौफनाक हिस्ट्री है। 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, 2 दफा नून लीग की गई, कई डिक्टेटर आए। इधर डाका चोरी डॉक्टर साहब वो है जो मेरे फायदे का है, वो जायज है, जिसमें मोहित पीरज़ादा और इरशाद भट्टी का फायदा है। मैं कहूँगा ये वाजिबुल कत्ल है, ये आइन शिकन है, ये गद्दार है। इस पाकिस्तान में अदारों को और सियासतदानों को सीधे रास्ते पे चलना होगा, वरना हमारी दास्तां तक ना होगी, खुदा ना खास्ता दास्तानों में। अच्छा, ये एक ब्रेक में ले लूं बात, अभी ब्रेक में ले लूं। जी जल्दी से रूमी साहब। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल ये इन्होंने सही कहा है। एक्चुअली मुझे रज़ा साहब ब्रेक लेनी पड़ेगी, बिल्कुल ब्रेक मेरे सर के ऊपर आके खड़ी होगी है। ब्रेक के बाद मैं आपका कमेंट भी लेता हूँ, फिर ये भी देखते हैं कुछ और भी बहुत एक इंटरेस्टिंग इशू है सामने आया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने से पहले हम मसलसल सुन रहे थे कि आने वाली काबीना में शहबाज शरीफ साहब जहां वज़ीर आज़म होंगे वहां बिलावल ज़रदारी भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं। लेकिन एक दिन पहले जब BBC ने बिलावल ज़रदारी भुट्टो से एक सवाल पूछा कि आपका तो ताल्लुक एक डिनेस्टिक फैमिली से है, यानी आपका ख़ानदान मसलसल, आप चश्मो चराग हैं एक सियासी ख़ानदान के, और आपके ऊपर ही इल्ज़ाम है कि ये आपकी सारी जमातें इसी किस्म की हैं, तो बिलावल ज़रदारी भुट्टो इस सवाल का जवाब देते हुए खासे बेबस और खासे लाचार नज़र आए, खासे कंफ्यूज नज़र आए। रज़ा रूमी साहब, एक आम हम सब की तवक्को थी कि बिलावल भुट्टो बड़े ज़बरदस्त और बड़े कैरिज़मेटिक किस्म के फॉरेन मिनिस्टर साबित हो सकते हैं, लेकिन एक ज़रा सा टेढ़ा क्वेश्चन उनको आ गया तो वो हैंडल ही नहीं कर सके उसे। इससे क्या पता चलता है हमें कि वो सिर्फ पाकिस्तानी अंग्रेजी बोल सकते? देखिए जी, सवाल तो मुश्किल है ना। अब इस सवाल का वो क्या जवाब दें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो कहेंगे कि डायनेस्टीज अच्छी होती हैं तो वो भी मसला है, वो कहें बुरी है तो फिर वो खुद अपने आप को बुरा कह रहे हैं। देखिए, ये सवाल एक ऐसा सवाल है
मुईद भाई, इसका ताल्लुक तभी है कि पाकिस्तान में अगर जमहूरी अमल मतवाते तौर पे चलता रहे और सियासी पार्टियों के अंदर एहतसाब का एक कल्चर जो है वो बनता रहे, वो नहीं बनता। ये बार बार इंटरफेरेंस, बार बार जो रुकावटें आती हैं, इसकी वजह से डायनेस्टीज चल रही हैं। जनूबी एशिया में चल रही है, हिंदुस्तान में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है। पाकिस्तान कोई अनोखा लाडला तो नहीं है ना इस खत्ते में। लेकिन जो पहले मैं बात कहना तो चाह रहा था, आपका मतलब है कि अगर इलेक्शन होते रहेंगे तो फिर ये डिनेस्टीज खत्म हो जाएंगी? जी, इलेक्शंस होंगे। सर, मैं इसी को सवाल को था। इरशाद भट्टी साहब, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। इरशाद भट्टी साहब, आप ये इलेक्शन तो बहुत दफा हुए हैं पाकिस्तान में, डिनेस्टीज तो नहीं जाती यहां से। रजा रूमी साहब का बड़ा मासूमाना ख्याल है। भाई हैं मेरे, उनकी राय का एहतराम, लेकिन ये मरूसी सियासत या ज़्यादा सियासत इन इलेक्शंस की वजह से, ये शेमोक्रेसी की वजह से यहाँ पे मुसल्लत है। ना ये डेमोक्रेसी है, ये शेमोक्रेसी है। शेमोक्रेसी, हाँ, और ये ऊपर से हम पे मुसल्लत है। जमहूरियत तो है ही कोई नहीं ना। ये जमहूरियत है कि भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो साहबा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, जरदारी साहब, बिलावल साहब और फिर उनके बच्चे आगे, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा, मरियम और आगे जुनेद, और इसी तरह सारे। तो मौलाना साहब के वालिद, मौलाना साहब, उनके बेटे अब्दुस्समद अचकज़ई, उनके बेटे और आगे उनके बेटे, ये वो लानत है ये मरूसी सियासत का। अच्छा, दूसरी बात, अगर बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी में अब देखें, कोई और बंदा, कोई रजा रब्बानी नहीं है, तारीफ करते हैं, बड़े जमहूरी हैं, बड़ा सारा, वो नहीं आ सकते, वो नहीं वज़ीर आज़म बन सकते। ये उस वक्त देते हैं किसी को वज़ारत उज़्मा जब आप इस फंसे हुए होते हैं, नहीं ले सकते थोड़े से। अब देखें, बाप जो है वो वज़ीर आज़म होगा, बेटा वज़ीर आला होगा, इसी तरह और आगे आके फिर चारों ये बांट लेंगे। तो इस सियासत से जान छुड़ानी। ये आरिफ हमीद भट्टी साहब, रजा रूमी साहब को आपने सुना, वो समझते हैं कि इलेक्शन होते रहे, लेकिन मुझे याद पड़ता है, इतनी तो मेरी उम्र होगी कि इलेक्शन तो होते ही रहे यहाँ बार बार, 2-2, 2.5, 3-3 साल के बाद। लेकिन पाकिस्तान में ये जो मरूसी सियासत है, जो खानदानों का होल्ड है पाकिस्तान के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इसमें कोई कमी नहीं आई है। सारे इसे कहते हैं। आपको लगता है कि ये इलेक्शन से खत्म होंगे या यहाँ पर कोई फिक्री तहरीक चलानी पड़ेगी? नहीं, पर मैं माफी चाहता हूं, ये मुसलसल 14वां साल है, तो बदतरीन जमहूरियत की शक्ल हुई है। बदतरीन। पाकिस्तान में जमहूरियत की दुश्मन सबसे बड़ी सियासी जमातें हैं। यहां विरासत की लड़ाई है। इधर शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। डॉक्टर मोइज पीरजादा के पास 15 करोड़ नहीं है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में जमहूरियत आई नहीं। ऐसे 101 इलेक्शन कराएं। अब इरशाद भट्टी साहब ने सब डिटेल बता दी है। मैं इसके खानदान क्या बताऊं? हम गुलाम हैं, इब्ने गुलाम हैं। ये ऐसे 101 इलेक्शन कराए, अगर जरा बेहतरी आ जाए। 14 साल से पीपल्स पार्टी मुसलसल सिंध में है ना, एक विजिट करके आए। इधर कुर्बानियां देने के लिए कौन था, और हर जमात में यही है। देखें, जब तक आप ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून ना लाएंगे, आप खानदानों की गुलामी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत आई नहीं तो जमहूरियत क्या? सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप तो जमहूरी जमातों में है। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी में जरदारी खानदान के अलावा कोई बंदा पार्टी का सरबराह या मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है? नून लीग में कोई एक शख्स का नाम बता दे, उंगली रखे, जो 50-50 साल से सियासत कर रहे हैं। वो नून लीग का जब हुकूमत बनाने का मौका आए, वैसे तो जुवेद हाशमी दे देंगे, जब अंदर कराना हो तो खुद भाग जाएंगे। एक बंदा नाम बता दे जो मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का अहल है। एक नाम, डॉक्टर मोइज पीरजादा साहब। ओए, इनकी गुलामियां, आपको पता है मरियम के पास कोई ओहदा नहीं है, और प्रैक्टिकली मरियम ने 4 दिन पहले कहा है, जो मेरे और मेरे बाप का बयानिया था जब सुप्रीम कोर्ट से निकाला था, वही चलेगा। और इसकी बातें चंद दिनों में आप तक आएंगी और कुछ लोगों तक पहुंच भी गई है। ये छोड़े, विरासत की लड़ाई है, कब्जे की लड़ाई है। ठीक है, रजा रूमी साहब, एक और बड़ा मुश्किल सवाल होके हाँ